नमस्ते बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि समंकों की विधियां कौन कौन सी है या समंक जो है या प्राथमिक समंक जो है उन प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियां क्या क्या है। समंकों की रीतियां, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की रीतियों की या प्रणालियों की, यानी कि प्राथमिक समंक जो हम एकत्रित करते हैं वो किन किन विधियों से करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के गुण दोष बताइए या इसके आशय के साथ इसकी हानियां बताइए। ये इस प्रकार से इस विधि का प्रश्न बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस चीज को समझेंगे कि प्राथमिक समंक एकत्रित करने के लिए जो विधियां अपनाई जाती है उन विधियों में किस किस प्रकार से कार्य होता है और समंक एकत्रित किए जाते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि उन विधियों का प्रयोग करने पर कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन से हानियां यानी कि दोष होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। समंक एकत्रित करने की पहली विधि, प्राथमिक समंक एकत्रित करने की पहली विधि जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। तो इस विधि को हमको जानना होगा कि क्या है, उसके बाद उसके गुण दोष देखेंगे। तो आशय, सबसे पहले हमको जानना है कि यह विधि क्या है। तो इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं उन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करता है या सूचनाएं एकत्रित करता है जो उसके अनुसंधान के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं। गया ऊपर से नीचे आते हैं। प्रत्यक्ष अनुसंधान, तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि मैंने परिभाषा बता दी आपको भी, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, हो सकता है पल्ले पड़ जाए आप लोगों के। प्रत्यक्ष अनुसंधान व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से तात्पर्य उस विधि से है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं उन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर सूचनाएं एकत्रित करता है जो अनुसंधान के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं। हो सकता है समझ में आ गया हो, और नहीं आया हो तो अब यहां देख लें। इसके आशय की बात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष की बात करें तो स्वयं या सामने। एक गाना है, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। सामने प्रत्यक्ष, जो चीज हमको दिखाई देती है, जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष जो परिभाषा मैंने आपको पढ़ के बताई है उसको इजी कर रहा हूं मैं। प्रत्यक्ष यानी सामने, व्यक्तिगत मनुष्य या मानव, ठीक है। अनुसंधान मतलब खोजकर्ता। खोजकर्ता का एक नाम होता है अनुसंधानकर्ता, ठीक। विधि का मतलब होता है तरीका या उपाय। अब इससे बनाने परिभाषा अपनी वो जो ऊपर से निकली थी। प्राथमिक समंक एकत्र करने की जो पहली विधि है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, इससे तात्पर्य यह है कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता, खोजकर्ता, यहां से रहा हूं मैं, अनुसंधानकर्ता क्या करता है, स्वयं किससे मिलता है, उस व्यक्ति से जो उसकी जानकारी देने में सहायता कर सकता है या जो संख्या देने में जानकारी दे सकता है। इस विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता उस मनुष्य से संपर्क करता है, उस व्यक्ति संपर्क करता है जो उसे क्या कर सकता है, उसके आंकड़े दे सकता है जिसकी वो खोज कर रहा है। अर्थात प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि वह विधि है समंक एकत्रित करने की जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या खोजकर्ता स्वयं उन व्यक्तियों से जाकर के बातचीत करता है, उनसे डाटा कलेक्ट करता है जो उसके अनुसंधान में काम का है। ठीक है, आप स्कूल में जाकर के अगर ये कहोगे कि आज मेला लग रहा है, आज भोजन करना है, आज डांस करना है, संभव है? नहीं। आप स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की बात कर सकते हो। तो वो
किस काम की है? स्कूल के काम की है, ठीक है ना। तो यहाँ बात हुई अनुसंधानकर्ता के काम की बात करेगा वो। अनुसंधानकर्ता जो अपने अनुसंधान में या अपनी खोज में या जो आंकड़े वो कलेक्ट करा जाता है, वही आंकड़ों से संबंधित बात किससे करेगा? वो मनुष्य से। ये कहलाएगी आपकी प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष यानी फेस टू फेस, है ना, व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों से मिलकर के, अनुसंधान मतलब जानकारी लेना, विधि यानी तरीका। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से तात्पर्य उस विधि से है जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं जाकर के उन व्यक्तियों से डाटा कलेक्ट करता है, आंकड़े इकट्ठे करता है, संख्या लेता है जो उसके अनुसंधान में काम की है। ये इसका हो गया आशय। अब हम बात करते हैं कि इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे लाभ या इसके गुण। इस विधि से अगर समंक एकत्रित किए जाते हैं, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो इस विधि से आंकड़े एकत्रित करने के क्या लाभ होते हैं? सबसे पहला लाभ होता है इसमें, वो होता है मौलिक समंक। सबसे पहला होगा मौलिक समंक। अब देखिए मौलिक किसे कहेंगे? मूलभूत। ये पेन है, सबको दिख रहा है। कोई इसको पेन की जगह अगर इसको कहता है पेन से मान लेंगे आप? नहीं, हम इसको पेन ही मानेंगे क्योंकि ये पेन है। तो ये पेन है यानी पेन है मौलिक। क्या कहलाएगा? मौलिक, बाय प्रैक्टिकल। अर्थात अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष व्यक्तिगत विधि में जब समंक एकत्रित करता है तो उसके समंक उसके द्वारा एकत्रित की हुई संख्या जानकारी क्या होती है? मौलिक। मौलिक को एक नाम दे सकते हैं अपन, सही। तो सबसे पहला लाभ क्या हो गया इसका कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में मौलिक समंक प्राप्त होते हैं। इसका ये हो गया पहला लाभ। दूसरा इसका लाभ रहेगा शुद्धता। शुद्धता, शुद्ध क्या होता है? शुद्ध क्या होता है? साफ सुथरा। एक जानकारी आपने किसी से कलेक्ट करी है और उसकी जानकारी आपने कलेक्ट करी तो उसमें कोई दिक्कत आ रही है, काटा पीटी है, उसकी लिखावट सही नहीं है, उसकी संख्या आपको समझ में आ रही है, तो वो शुद्ध नहीं मान सकते आप। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग, ये हो गया, इसको क्या माने, ये 3 बहुत सारे लोग से दिखते हैं, है ना। तो इस प्रकार की संख्या की जो बनावट होती है या जो लिखावट की बनावट होती है वो शुद्ध नहीं हो पाती है, तो हमें को गलत जानकारी मिलती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत मनुष्य स्वयं गया, स्वयं घर जाकर आंकड़े इकट्ठे कर लाया, इसलिए उसकी जानकारी शुद्ध रहेगी, स्वच्छ रहेगी, यानी कि संख्या साफ सुथरी और शुद्ध रहेगी। तीसरा इसका जो लाभ है वो है सजातीयता। तीसरा इसका लाभ है सजातीयता। अब सजातीयता क्या होता है? क्रम में सजाना। सजातीयता का मतलब होगा क्रमानुसार उसको सजाना। देखो सबसे पहले हमने लिए बुजुर्ग, फिर लिए पुरुष, फिर लिए हमने महिला, फिर लिए हमने बच्चे। ये क्रम में हमने भी इसके बाद वीडियो में एग्जांपल बताया था मैंने आपको समंक एकत्रित करने का। तो बुजुर्ग, पुरुष, महिला एक क्रम हो गया। सच क्या है? सजातीयता। आंकड़ों को सजाना, क्रम में लिखना, वो कहलाएगा सजातीयता। यानी कि इसका तीसरा गुण क्या कहलाएगा? सजातीयता। चौथा इसका गुण कहलाएगा लोचशीलता। क्या कहलाएगा? लोचशीलता। अब लोच किसको कहते हैं? किसको कहेंगे लोच? लोच और मोच दो अपोजिट और शब्द हैं। लोच का मतलब होता है जिसको बदला जा सके, जिसमें बदलाव किया जा सके, लचीलापन, तन्यता, जो पलता हो, लचीला। ये खींचा, छोड़ दिया, फिर वहीं आ गया हो, फिर खींचा, फिर छोड़ा, वहीं आ गया हो, मतलब जिसमें बदलाव किया जा सकता है, लचीला। लोचशीलता। तो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के जो समंक होते हैं वो उनका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि वो लोचशीलता वाले समंक होते हैं। हम उनमें चाहे तो बदलाव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एकत्रित एक ही व्यक्ति ने किया है। उसको पता है कि कहाँ क्या था, हर घर गया था वो, हर घर की कहानी उसको याद है, तो वो उनमें बदलाव कर सकता है। अगला इसका लाभ जो रहेगा वो रहेगा शीघ्र परिणाम प्राप्त करना।
इस प्रकार के जो समंक एकत्रित करते हैं शीघ्र परिणाम प्राप्त करना, इसका अगला लाभ या गुण। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि से जो समंक एकत्रित किए जाते हैं उनका रिजल्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति खुद जा करके कलेक्ट करके लाया है तो वो तुरंत उसकी जानकारी बना देगा कि मेरे मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, ज्यादा मिल रहे हो। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष है गया और ये किसमें आ रहा है? प्राथमिक समंक की विधि है। ठीक है, अब इसके दोष की बात कर लेते हैं कि इसके दोष कितने होंगे। अभी तो हमने लाभ की बात करी, दोष यानी कि हानि। प्रत्यक्ष अनुसंधान विधि जो होती है उसकी हानियां क्या क्या होती है या उसके दोष क्या क्या होते हैं जिससे नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी हानि होगी सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी। यह जो विधि है ये कहां लागू होती है? केवल सीमित क्षेत्र में। बड़े क्षेत्र के लिए ये विधि उपयोगी नहीं होगी। छोटे, मैंने पहले उदाहरण दिया मोहल्ले का, या आप छोटा गांव ले सकते हैं, अपना स्कूल ले सकते हैं, अपना पूरा बड़ा परिवार ले सकते हैं जिसमें रिश्तेदार भी काउंट है। लेकिन आपको अगर पूरी समाज की जानकारी एकत्र करनी है, आपके समाज की, आपकी जाति की, या पूरे नगर की करनी है या एक से अधिक नगर की करनी है, तो वहां ये विधि काम नहीं करेगी। इसलिए इसका क्षेत्र क्या रहेगा? सीमित क्षेत्र रहेगा। दूसरा जो इसका नुकसान है वो यह है कि आपको व्यय, अपव्यय का मतलब क्या होगा? अपव्यय का मतलब होता है कि अनावश्यक जानकारी या कम जानकारी, क्योंकि एक ही व्यक्ति एकत्रित कर रखा है, उसे याद है कहाँ क्या है, बाकी और किसी को याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वह जानकारी अपव्ययपूर्ण होगी, यानी कि इस विधि से जो समंक एकत्रित किए जाएंगे वे अपव्ययपूर्ण रहेंगे, कमजोर रहेंगे, या सही है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते हैं। सही है या नहीं ये इससे पता नहीं चलेगा। तीसरा इसका जो है वो नुकसान होगा भ्रामक निष्कर्ष। 3 हानियां इसमें। तीसरी हानि इसकी है भ्रामक निष्कर्ष। एक व्यक्ति, प्रत्यक्ष व्यक्ति है ना, जो समंक एकत्रित कर रहा है, स्वयं गया है, तो जो जानकारी वो हमको देगा वह माननी पड़ेगी। लेकिन क्या वो जानकारी सही है हमें क्या पता? वो कह रहा मतलब माननी पड़ेगी। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने स्वयं एकत्रित करी, इसलिए ये जानकारियां भ्रामक भी हो सकती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अध्ययन के लिए चुनी गई इकाइयों की संख्या कम होती है, इसलिए कभी कभी सही निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, यानी कि भ्रामक निष्कर्ष इससे निकलते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि समंकों की जो रीति हमारा टॉपिक है, इसमें अभी प्राथमिक समंकों में हमने पहली विधि की बात करी है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या है और उसके गुण क्या है और उसके दोष क्या है। 2 नंबर का प्रश्न ये है आशय का, और पूरा प्रश्न 4 नंबर में आता है जिसमें आशय भी लिखना होता है, लाभ भी लिखने होते हैं और हानि भी लिखनी होती है। और इस विधि का प्रयोग भी करना है, प्रैक्टिकल बुक्स में दे रखा है किस प्रकार से इस विधि से हमको समंक एकत्रित करने पड़ते हैं। ये थ्योरिकल हमने जानकारी प्राप्त करी है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि क्या है, इसके गुण क्या है और इसके लाभ क्या है। तो ठीक है, इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आपको अगले वीडियो और मिलते रहें। थैंक यू।